This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर कहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पवन कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अगर इसके अतिरिक्त अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। दर्शन भट्ट जी हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण और उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये ऊंचा दर्जा प्राप्त है और इस थेरेपी को ख्याति प्राप्त है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 पूरा किया, उसके क्वेश्चंस के संबंध में चर्चा किया। सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने डीएचबी और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा किया हुआ है। अब हम लोग आज चाइनीज पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए जो किताब है वो डिटाइज 7 है, तो उस किताब के ही कुछ अंशों के संबंध में, कुछ प्रश्न के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके उसी तरह आएंगे, कुछ तो होगा कि जो मल्टीपल चॉइस होगा वो 50 प्रश्न होंगे, उसका उत्तर देना होगा 90 मिनट में। ये हम लोग सब जानते हैं। हमारे बीच में नीरजा राठी जो उपस्थित हो गई है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग 50 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को शेड्यूल आ गया है। 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक होगा और दूसरा हमारा 3:30 बजे से होगा। पहले जो लोग कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी नहीं है, वो जानते हैं कि कैसे सिस्टम है। वाइवा में जरूर ऐसा होता है कि वाइवा में जब आपको ज्वाइन करने के लिए समय मिलता है तो आपको 10-15 मिनट कभी कभी वेट करना पड़ता है। उससे आप घबराइए नहीं। अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आप उनके जो कोऑर्डिनेटर का एक 3 पदों में से एक कोऑर्डिनेटर है जो वो आपको फोन करेंगे, तो उनसे आप वार्ता कर सकते हैं। वही केवल अवेलेबल रहेंगे और एग्जामिनर और हेड कभी अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, उनसे वार्ता करना उचित नहीं होगा। अगर आपको इंडिविजुअली जानते हो तभी आप वार्ता करिए, अदरवाइज उनसे वार्ता मत करिए। तो हम लोग CA2 पर बात कर रहे हैं, मतलब चाइनीज एक्यूप्रेशर का है। तो उसमें जो सामान्यतः प्रश्न ये पूछ, जैसे आपको हमेशा साइकिल जरूर याद रखनी है। जो हमारी 5 एलिमेंट साइकिल है उस पर हम हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी साइकिल क्या कहती है। साइकिल में हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो लीवर से शुरू करते हैं, यानी हम लोग वुड से शुरू करते हैं। वुड के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद वाटर और वाटर के बाद फिर पुनः आ जाता है वुड। तो उसके संबंध में जो ऑर्गन है, हम लोग उन ऑर्गन्स की भी चर्चा करना जानते हैं। और हम जानते हैं कि वुड में हम लोग लीवर और गॉलब्लैडर को हम लोग रखा हुआ है। हार्ट में हमारी 2 एनर्जी है, तो हमारे पास 2 ऑर्गन है। एक हमारा इन यांग वाला एक कॉम्बिनेशन है और दूसरा कॉम्बिनेशन भी इन यांग का है। तो एक कॉम्बिनेशन में हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और दूसरे में हमारा पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मर आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। तीसरे में जब तीसरी एनर्जी की बात करेंगे तो वो हमारा एलिमेंट है हमारा अर्थ। उसमें हम स्प्लीन और स्टमक को हम याद रखना है कि स्प्लीन और स्टमक उसमें होते हैं। फिर चौथे में हम लोग आएंगे मेटल। तो मेटल में हमको याद समझ जाना है कि मेटल में हमारे पास लंग्स और LI लार्ज इंटेस्टाइन उसका। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो किडनी, यानी हम लोग वाटर एलिमेंट में आएंगे तो उसमें किडनी है और यूरिनरी ब्लैडर है। तो आप उस चक्र पर ध्यान रखिए कभी। तो उस चक्र में कुछ बाहर दिखाई देते हैं, 5 एक बड़ा चक्र है, उस चक्र में 5 छोटे छोटे चक्र दिखाई देते हैं। उन चक्रों में बाहर और अंदर ये दिखाई देते हैं इन और यांग के कंसेप्ट के हिसाब से। इन अंदर होता है इसलिए इन की अंदर इन दिखा जाता है, और बाहर यांग होता है इसलिए बाहर वाले चक्र में आपको यांग दिखाई पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमेशा जो तीर की दिशा है वो वुड से फायर की ओर जाती है, फायर से अर्थ की ओर जाती है, अर्थ से मेटल की ओर जाती है, मेटल से वाटर की ओर जाती है और वाटर से आपको फिर वुड की ओर जाती है। तो ये जो तीर की दिशा है वो बताती है कि एनर्जी रोटेट इस ढंग से करती है। तो यानी उसी क्रम में हमको समझ लेना है कि अगर कोई जन्मदाता है तो वो पहले होगा और उसका पुत्र या संतान उसके बाद में होगी। तो वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ
अर्थ क्रिएट्स मेटल, मेटल क्रिएट्स वाटर एंड वाटर क्रिएट्स वुड। उसी साइकिल का है, उसी साइकिल को आप ध्यान रखिए, उसी साइकिल का हिस्सा है। तो यानी जो पहला ऑर्गन है, जो पहला एलिमेंट है, वो दूसरे का जन्मदाता है। उसी तरह जो उसमें ऑर्गन बैठे होंगे, जो उनको ऑर्गन प्रतिस्थापित किए गए होंगे, वो उस दूसरे वाले के जन्मदाता हो जाएंगे। यानी अगर हम कहें तो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों मिल करके जन्मदाता किसके हो जाएंगे? हमारे एसआई और बोलिए, और एसआई के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हार्ट। और दूसरे कॉम्बिनेशन में पेरिकार्डियम और ट्रिपल बार। तो अब ऐसे हमको ऑर्गन समझना है। अच्छा, एक दूसरा चक्र उसमें दिखाया गया है, याद करिएगा, ये हमारा कंट्रोलिंग साइकिल है। तो कंट्रोलिंग साइकिल माने जो उसको दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल हमेशा चाइनीज एक्यूप्रेशर में कंट्रोलिंग जो सिचुएशन है, वो ग्रैंड फादर हमेशा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को कंट्रोल करेगा। यानी एक एलिमेंट छोड़ करके जो दूसरा होगा वो उसको कंट्रोल करेगा। यानी वुड के बाद पहला, वुड के बाद फायर आएगा और फायर के बाद अर्थ आएगा। तो यानी वुड जो है वो अर्थ को कंट्रोल करेगा। तो यानी वुड के जो एलिमेंट होंगे, जो वुड के जो ऑर्गन होंगे, वो स्प्लीन और स्टमक को कंट्रोल करेगा। ये कंडीशन है। उसी तरह जब हार्ट आ जाएगा, हार्ट दूसरा हो जाएगा, हार्ट एसआई। ये क्या करेंगे? इनके बाद क्या आएगा? फायर के बाद आता है, फायर के बाद क्या आएगा? अर्थ आएगी, और अर्थ के बाद मेटल आएगा। यानी मेटल को कंट्रोल करेगा फायर। तो उसके जो फायर में बैठे हुए जो हमारे ऑर्गन हैं, वो मेटल के बैठे हुए जो ऑर्गन है उनको कंट्रोल करेंगे। उसी तरह जब अर्थ जो है कंट्रोल करेगा, वो वाटर को करेगा। अब तो अर्थ में जो बैठे हुए ऑर्गन हैं, वो वाटर के ऑर्गन को कंट्रोल करेंगे। जब मेटल है तो मेटल जो है, मेटल कंट्रोल करेगा वुड को। तो मेटल में बैठे हुए जो ऑर्गन है, वो वुड के ऑर्गन को कंट्रोल करेंगे। ये कंट्रोल साइकिल, ठीक है। नॉर्मली इसी पर चर्चा होती है। तो जैसे लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हम लोग कह सकते हैं कि लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। हम कह सकते हैं कि हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन। फिर हम कह सकते हैं स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स। फिर हम कहते हैं लंग्स इज द मदर ऑफ किडनी एंड किडनी इज द मदर ऑफ लीवर। इस कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दूसरा, मेटल कंट्रोल्स वुड। मेटल कंट्रोल किसको करेगा? वुड को कंट्रोल करेगा। एंड कंट्रोल्ड बाय हार्ट। अगर हार्ट माने फायर, कंट्रोल्ड बाय फायर, और कंट्रोल करेगा वुड को। मेटल वुड को कंट्रोल करेगा, लेकिन कंट्रोल होगा किससे? फायर से होगा। उसी तरह अगर हम किडनी की बात, वो वाटर की बात करें, तो वाटर इज कंट्रोल्ड बाय, अगर कंट्रोल्ड बाय स्प्लीन, यानी आपका अर्थ से कंट्रोल होगा, और कंट्रोल करेगा किसको? करेगा फायर को करेगा। तो आगे वाले करेगा और पिछले दो से कंट्रोल हो जाएगा। फिर वुड की बात आएगी, तो वुड जो है हमेशा आपको स्प्लीन वाले सामने, यानी जो अर्थ है उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन कंट्रोल्ड बाय होगा किससे? मेटल से कंट्रोल होगा। उसी तरह फायर है, कंट्रोल करेगा मेटल को, लेकिन इज कंट्रोल्ड बाय आपको वाटर से होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हमको बस ये याद रखना है। ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपको मल्टीपल चॉइस में, ये पूछा भी जा सकता है कि कौन इसको कंट्रोल करेगा। फिर उनकी एनर्जी, ये हमको जैसे एनर्जी है वो हम जानेंगे। हम लोग बिल्कुल बात साफ साफ कर रहे हैं कि जब पहले वुड की बात आएगी तो वुड की एनर्जी को पूछेगा, तो हमेशा वुड की एनर्जी, वुड में जंगल में विंड होती है, अच्छी विंड होती है और ग्रीन कलर होता है। इसलिए उस कलर के आधार पर हमको तय करना है कि हम कलर बोलते तो कलर ग्रीन, क्योंकि जंगल में हमको ग्रीन कलर मिलता है और जंगल में हमको अच्छी हवा मिलती है। तो विंड इज द एनर्जी एंड कलर इज द ग्रीन। उसी तरह जब फायर की बात आती है तो फायर में हमेशा अग्नि होती है, तो लाल रंग की होती है, तो लाल उसका रंग हमारा हो जाएगा और उसमें एनर्जी हो जाएगी हीट। एक दूसरा जो है वो हॉटनेस,
दो एनर्जी सिस्टम रख दिया गया है। एक हॉटनेस हो जाएगी तो हॉटनेस की जो वो रंग हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, और थोड़ा सा तेज, कौन सा, ऑरेंज, और लाल से और ऑरेंज। फिर जैसे अर्थ की बात आएगी तो अर्थ को बिल्कुल तुलना करिए उसी तरह मुल्तानी मिट्टी से। अपने जहन में आप बना दीजिए, अपने दिमाग में इसको स्थापित करिएगा। मुल्तानी मिट्टी हल्की हल्की पीली होती है, येलोइश हल्की होती है, और वही पिरोड़ मिट्टी भी किसी ने सुना हो तो पिरोड़ मिट्टी भी पीली होती है, इसलिए अर्थ का कलर जो है हमेशा पीला हो जाएगा। और उसका अगर एनर्जी की बात करेंगे तो अर्थ में अगर देखें आप, तो हम लोग अभी इस समय बारिश हो चुकी है तो ह्यूमिड कंडीशन, हमको ह्यूमिडिटी दिखाई पड़ रही है। हम घर में बैठे हुए हैं तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो गर्मी, जो बारिश हो चुकी है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, तो ये ह्यूमिड कंडीशन है। तो इसलिए नॉर्मली अर्थ में इसके साथ जुड़ा होता है ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद हम लोग ड्राइनेस की वो आते हैं, लंग्स की बात आती है, वो मेटल की बात करते हैं। तो मेटल तभी बनता है जब उसमें से अधिक जल निकल जाए, यानी ड्राइनेस उसमें अधिक हो, तभी उसका वजन बढ़ेगा। अगर ड्राइनेस होगी, अगर जल होगा तो जल का वजन कम होगा। तो जल का कम होगा, तो जल कम होगा तो वो ड्राइनेस हो जाएगी, तो इसलिए उसका ड्राइनेस उसका एनर्जी हो जाएगी, और उसका कलर जो है हमको ब्राउन लेना पड़ेगा। ब्राउन नॉर्मली आपको देखेंगे मेटल में हमेशा ब्राउन के उसमें होती है, कभी कभी व्हाइट भी होता है। अब हमको याद करना पड़ेगा अगली बार जब आएगा वाटर, तो वाटर का हमारा कलर हमेशा नीला होगा, नॉर्मली नीला होगा, या अगर पुराना रुकावट वाला जल होगा तो उसका काला ब्लैकिश होगा। इसलिए उसको याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक है तो ब्लैक और ब्लू उसका हो जाएगा। फिर उसका वाटर में हमेशा कूलनेस, शीतलता है, उसका ठंडापन, उसका एक वो है, तो वो शीतल हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों को ये कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा। अब जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में बढ़ते हैं तो ये तो हमारा प्राइमरी वो है, इनके रंग और इनके ये सब से पूछे जाएंगे। और जो ट्रीटाइज 1 का पेज नंबर 4 है, जो 5 एलिमेंट चार्ट है, उसके आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाउ कम टू, हम सेकेंड सेमेस्टर की तरफ जो आगे बढ़े, तो अब आता है कि जो हम लोग जिसकी बात हम करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, तो एनर्जी का नाम क्या है? तो एनर्जी के नाम में हम लिख सकते हैं कि एनर्जी के नाम है की है, ची है, के आई है, सी एच आई है, क्यू आई है, कुछ भी कह दीजिए, की, ची, प्राण कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, वाइटल फोर्स कह लीजिए, ईथर कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, जिस नामों से करें वो सब की के रूप है, वो सब की अच्छी के रूप में है। तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो कोई भी लिख के आए कि प्राण क्या है, चेतना क्या है, वो सब वही है। ईथर भी कहा जाता है उसको। अब शरीर में आपको तरल कितने होते, शरीर में है क्या? वैसे देखिए, शरीर में आपके पास क्या है? एक तो एनर्जी होगी जिसको की कह सकते हैं, दूसरा हमारा ब्लड होगा, रक्त होगा, और तीसरा हमारा कोई तरल होगा। तो 3 से हमारा शरीर बना हुआ है, या तो उसमें एनर्जी होगी, या उसमें तरल होगा, और या उसमें ब्लड होगा। इन्हीं से कॉम्बिनेशन में हमारा बना हुआ है। अब ये तरल अगर होगा तो किस रूप फॉर्म में होगा? तो तरल भी हमारा कई फॉर्म में हो सकता है। तरल हमारा इसेंस के फॉर्म में हो सकता है, तरल हमारा रक्त के फॉर्म में हो सकता है, और तरल हमारा अन्य तरलों के रूप में भी हो सकता है। तो इस जब आएगा तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि तरल किस रूप में है, तो वो आपको बताना है कि तरल इन रूपों में है। इसेंस भी तरल है, और तरल के बहुत और रूप हैं, जो लैक्राइमल, जितने भी आपके आंसू और नाक, ये सब तरल के रूप में है। अब की के प्रकार की जब बात आती है तो हम लोग कितने ची, मतलब की क्यू आई जो है, ची कहें या की कहें, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके तमाम वो है। जैसे की ओरिजिनल की, इसको ओरिजिनलीज बोलते हैं, तो ओरिजिनल की, एक ओरिजिनल की होगा, एक होगा ट्रू की होगा, एक होगा फूड की होगा, फिर एक गैदरिंग की होगा, गैदरिंग की बनाएगी लंग्स,
फिर एक जो है न्यूट्रिटिव की होगा और एक डिफेंसिव की होगा। तो इस तरह 5-6 रूप के रूप में आपको की के रूप में मिलेंगे। तो ट्रू की, गैदरिंग की, ये सब फॉर्मेशन उनके अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं जो कि एनर्जी का सिस्टम है, इसलिए उन एनर्जी को नाम दे दिया गया है। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे पहले कि फूड की सबसे पहले बनाने का काम करती है स्प्लीन। स्प्लीन भोजन से भोजन की बनाती है और उसके बाद वो भेज देती है कहाँ पर, उसको भेज देती है वो लंग्स पर और हार्ट पर, वहां पर गैदरिंग की बनती है। वहीं पर आपका कोर्स ट्रू की का कंसेप्ट भी वहां पर आ जाता है। अब इस काम में फिर वो जो अपने ऊर्जा को नीचे लंग्स छितराते हैं, रक्त बनाने काम भी हार्ट और लंग्स मिलकर करते हैं, और उसके बाद जब ऊर्जा को नीचे शरीर के नीचे छितराते हैं, बाहर भेजते हैं, तो नीचे से ओरिजिनल की जो होती है वो किडनी के पास होती है, वो उसको मदद करती है उस काम में। और फिर आगे डिफेंस के रूप में जो शरीर के बाहरी भागों की रक्षा करने का काम है, डिफेंसिव की के रूप में लंग्स कंट्रोलर होते हैं, वो शरीर के बाहरी भाग में रह करके आपके रक्षा करती है। न्यूट्रिटिव की से हम लोग समझ सकते हैं कि न्यूट्रिटिव मान न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिटिव के शरीर के अंदर के भाग में रह करके और शरीर को न्यूट्रिशन देती है। ये सब बनाते यही सब, तो इन सब का कंसेप्ट ये है। तो किडनी का रोल, लंग्स का रोल, लंग्स की एनर्जी नीचे जाती है किडनी पर, और किडनी क्या करती है, उस एनर्जी को कुछ रोक लेती है, जितना आवश्यक होता है उसको रोक लेती है, और उसके बाद फिर जितनी आवश्यक नहीं हुई उसको वो फिर वापस लंग्स को भेज देती है। तो अगर उसके अक्षम है, मतलब यानी किडनी में एनर्जी नहीं है, तो वो रोक ही नहीं पाएगी, वो जरा भी नहीं कर पाएगी, पूरा का पूरा चला जाएगा, वापस ऊर्जा चली जाएगी, और वो जो की जा करके ऊपर जाएगी तो वो अस्थमेटिक इफेक्ट दे देगी, आप अस्थमा क्रिएट कर देगी। अगर वो करती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब लंग्स नीचे भेजते हैं तो कुछ तो की को आवश्यक है। नीचे के सारे ऑर्गन्स का कंट्रोलर कौन है, हमारा मानते हैं हम लोग किडनी है। तो किडनी को चाहिए ना एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी लेती है। एनर्जी लेने के बाद ऐसा नहीं है कि किडनी की जो एनर्जी नीचे जाती है लिवर हार्मोन में जाती है, उसके साथ ऊपर यूबी भी है, तो यूबी इन सबको जो एनर्जी चाहिए वो देने का काम किडनी का है। तो किडनी की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, ऊपर की ओर नहीं जाती है, ऐसा मत मानिएगा। किडनी की एनर्जी नीचे की ओर जाती है और वो लिवर वार्मर और यूबी इन सबको देती है। यूबी को जो एनर्जी देने का काम है वो यही करता है, किडनी करता है। लेकिन एक ट्रिपल वार्मर का कंसेप्ट है, तो ट्रिपल वार्मर क्या करता है, 3 वार्मर है, ऊपर और बीच में और मध्य में और नीचे। तो नीचे भी ट्रिपल वार्मर यूबी को यूरिन के पास होने में सहायक होता है। उसको बिल्कुल उसी तरह मानिए कि वो जैसे इवेंट मैनेजर की तरह होता है, उसको जो ऑर्डर मिलता है, और उसको कहा गया है कि वो वर्चुअली, उसको ये कह दिया गया है कि वो एंडोक्राइन सिस्टम का भाग है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम है, किसी ने कह दिया। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को टीडब्ल्यू, तो टीडब्ल्यू एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ क्या हुआ, टीडब्ल्यू को कह दिया एंडोक्राइन सिस्टम, और डॉक्टर वाल ने कह दिया। अब उससे भी क्या हुआ, यानी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम 2 सिस्टम है कंट्रोलर के रूप में, जो नियमन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी के सारे मूवमेंट्स को, सारे तंत्रों को। तो इस तरह हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। फिर फंक्शन की जब बात आएगी, फंक्शन ऑफ की, तो उसके तमाम फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन माने चेंज करना। ये जो चेंज होता है, रूपांतरण जो होता है, वो कोई तो कोई एनर्जी करेगी, तो एनर्जी वही रूप परिवर्तित करती है। और मॉडर्न साइंस भी कहती है, क्या कहती है, वो भी कहती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो काम है, कोई भी वस्तु है उसको ट्रांसफॉर्म करती है दूसरे रूप में, ये इसका काम जो है, ये फंक्शन ऑफ की में आता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम भी यही ऊर्जा करती है, एक दूसरे से एक जगह से
दूसरी जगह ले गए, ये ट्रांसफॉर्मेशन। फिर होल्डिंग, होल्डिंग माने सारे आपके शरीर के सारे ऑर्गन अपनी अपनी जगह स्थित हैं, ये कोई तो कर रहा है, तो ये ऊर्जा कर रही है, अलग अलग उसके वो है। जैसे मेन उसके होल्डिंग के लिए है हमारा स्प्लीन। रेजिंग, रेजिंग एक एलिमेंट है। रेजिंग माने रेज करना, यानी ऊर्जा को ऊपर उठाना, ऊर्जा को ऊपर उठाना, यानी किसी ऑर्गन को, ऑर्गन नीचे गिरा हुआ है तो उसको ऊपर उठा देना। तो रेजिंग काम भी, ये भी काम काफी कुछ इसमें काम में स्प्लिन जिम्मेदार है इसके लिए। फिर प्रोटेक्शन, लंग्स जिम्मेदार है इसके लिए। प्रोटेक्शन जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो और मॉडर्न साइंस की नहीं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं चाइनीज की, ये प्रोटेक्शन का काम अधिकतर करता है लंग्स, उसका इंचार्ज है। चाहिए ना, आदमी ले जाता भी अच्छा लगे। जी मैडम, जी मैम, अच्छा मत कर दो, ठीक। तो और वार्मिंग, वार्मिंग का काम भी यही एनर्जी करती है, फंक्शन ऑफ की है, वार्म करती है आपके शरीर का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो भी यही करती है, ये वार्मिंग काम भी करती है। अब लंग्स, ये माना जाता है इसमें चाइनीज में कि लंग्स जो है इनहेल, जो इनहेल काम लंग्स नहीं करते, एक्सहेल के काम लंग्स करते हैं। लंग्स जो है एक्सहेलिंग में है लंग्स। और फिर ये भी कहा गया हार्ट, लंग्स के साथ हार्ट भी एक्सहेल मतलब बाहर निकालने के, सांस को बाहर निकालने के कामों में मदद करते हैं। दो ऑर्गन जिम्मेदार है। सर वार्म कौन करता है बोला? वार्मिंग का काम जो है हार्ट करेगा, हार्ट करेगा। हाँ, एनर्जी के रूप में है। अभी हमने बताया नहीं था, बोला नहीं था वैसे, लेकिन हमने कहा था वार्मिंग काम एनर्जी करती है, तो उसके हार्ट बहुत जिम्मेदार है उसके लिए। अच्छा, एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, ऐसा मत समझिएगा कि फिर वही याद करिए, आपके अंदर अगर तरल है तो आपके अंदर अग्नि भी है, आपके अंदर जल है तो आपके अंदर अग्नि भी है। इसी तरह सारी एनर्जी जितनी भी है, चाहे हार्ट हो चाहे किडनी हो, तो ये मत मानिएगा कि सब में ऊष्मा ही होगी। ऊष्मा के साथ साथ हर में तरलता भी है, यानी जल भी है, यानी ठंडक भी है। ठंडापन और गर्म गर्म होना दोनों एक साथ ही जुड़ा होता है, दोनों साथ। ठीक है, तो किडनी सर एक प्रश्न पूछूं सर? जी मैडम। सर इसमें वार्मिंग में जैसे बॉडी प्राइमरी है और सेकेंडरी भी है, इसमें वार्मिंग में तो प्राइमरी में लिखा है किडनी यांग और सेकेंडरी में लिखा है स्प्लीन यांग। हाँ, तो देखिए वार्मिंग का कंसेप्ट क्या है, वार्मिंग माने इसलिए कहा ना कि सब में सब, हाँ इसमें, अच्छा देखिए पेज नंबर बोलिए, बोलिए पेज नंबर 52 सर। हिंदी का। अच्छा हिंदी, हाँ हिंदी, हिंदी 52। वार्मिंग, यांग की वार्म्स द बॉडी, वार्मिंग ऑफ द बॉडी इज प्राइमरी डन बाय द किडनी यांग। क्योंकि यही मैं बार बार इसको जो मैंने बाद में कहा सेंटेंस, कि ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी, जैसे किडनी जल तत्व का नियमन करती है तो हम समझ सकते हैं कि ठंडापन किडनी में है ना, किडनी के अंदर वो ऊर्जा अगर गर्मपन नहीं होगा तो किडनी अपने फंक्शन को नहीं कर पाएगी। तो इसलिए किडनी यांग माने ऊर्जा, ऊर्जा गर्म ऊर्जा, किडनी यांग। और किडनी इन जो है वो कंट्रोलर है किसके, इसकी उसके ठंडक के लिए होगा। देखिए किडनी इन की कूल्स द बॉडी, और कूलिंग द बॉडी इज प्राइमरी डन बाय किडनी इन, किडनी इन प्राइमरी करती है और कूलिंग द बॉडी सेकेंडरी डन बाय हार्ट इन, दूसरा हार्ट इन करती है। तो जबकि हार्ट क्या है, हार्ट गर्म है, हार्ट में जो आपका रक्त है वो तो गर्म होता है, लेकिन उसका जो हार्ट का इन पार्ट है वो कूलिंग करता है। और वार्मिंग ऑफ द बॉडी, इसमें कोई शक नहीं, वार्मिंग ऑफ द बॉडी किडनी यांग जो है। और किडनी यांग, देखिए किडनी यांग से ऊर्जा, अब आगे पढ़िएगा, किडनी इन से ऊर्जा कौन कौन लेता है, पहले समझ लीजिएगा। किडनी इन ऊर्जा देगी किसको किसको, केवल स्प्लीन को छोड़ करके सबको किडनी इन अपनी ऊर्जा देती है। नोट कर लीजिए, इसी किताब में लिखा, किडनी इन केवल स्प्लीन को छोड़ करके शेष सबको
इन की ऊर्जा देती है, इन वाली ऊर्जा। और किडनी यांग लीवर को छोड़ करके शेष सारे लोगों को किडनी यांग की ऊर्जा देती है। तो जो स्प्लीन यांग है वो भी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, किससे? किडनी यांग से। ठीक है मैडम, किडनी यांग से। तो हम लोग कई संदर्भों में बात कर रहे हैं, यहाँ जो इनका कंसेप्ट है, वैसे तो हार्ट क्या है? गर्म। क्यों? रक्त लेके घूम रहा है, तो हार्ट गर्म है, लेकिन उसका हार्ट का जो किडनी, जो हार्ट इन है वो कूलिंग करता है, और किडनी जो है ठंडी है। किडनी क्या? जल तत्व का निर्माण करती है, लेकिन किडनी यांग जो है वो वार्मिंग कर रही है। और वार्मिंग के लिए इसके साथ सहयोग कौन कर रहा है? ट्रिपल वार्मर। दार्शनिक विचार है, देखिए दार्शनिक विचार है, ट्रिपल वार्मर क्या कर रहा है? वो वार्मर कर रहा है, उसका नाम ही वार्मर है। तो ऊपर का वार्मर, नीचे का वार्मर, बीच का वार्मर, तीनों वार्मर वही है। तो यानी किडनी यांग को वो भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रिपल वार्मर। अदरवाइज वार्म कैसे करेगा, मेंटेनेंस कैसे करेगा? तो ये दार्शनिक विचार के रूप में है, ऐसा मत सोचिएगा। तो लेकिन हार्ट भी अपनी ऊर्जा से ठंडक और गर्मी के बीच में संतुलन बनाने का काम जो है हार्ट और किडनी करते हैं। जो आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये किडनी और हार्ट दोनों मिलकर करते हैं, इसी किताब में लिखा। ठीक है, आगे चलिए। विसंगतियां कितनी होंगी? अच्छा, किडनी अब इनहेल करने का काम किडनी का काम कहा। अगर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं आप, तो वो काम किडनी उस काम में मदद करती है। और किडनी को एक और ऑर्गन मदद करता है सेकेंड लेवल पर, लीवर। जैसे एक्सहेल करने का काम मेन किसका है? मेन है लंग्स का, लेकिन सपोर्ट करता है कौन? हार्ट। वैसे नीचे किडनी इन जो है वो इनहेल करती है, लेकिन उसमें काम मदद करता है लीवर। अब आइए किडनी की विसंगतियों के रूप में है। तो विसंगतियां क्या है? अब आप समझ लीजिए, नॉर्मली क्या है? नॉर्मली अधिक रोग की कमी के कारण होते हैं। कमी से अधिक रोग होते हैं, अधिकता के रोग कम होते हैं। ठीक, नॉर्मली सभी बीमारी संदर्भ में है, चाहे हमारा आयुर्वेदिक कहता हो, चाहे चाइनीज कहता हो, चाहे मॉडर्न साइंस कहता हो, सभी कहते हैं कि कमी की वजह से अधिक रोग होते हैं। तो इसीलिए हेलो, अच्छा, आपका यशोदी मैडम खुला है क्या? शायद खुला है क्या? नहीं, ठीक। तो की विसंगतियों में मेन क्या होता है? कमी। पहले तो कमी, अब कमी और डिफिशियंसी हो गई। अर्थात मान लीजिए और कम हो गया, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिंकिंग। सिंकिंग। और उसके बाद और कम हो गया, तो हम बोल सकते हैं उसको स्टैग्नेशन, नहीं, कोलैप्स, मतलब बिल्कुल सॉरी कोलैप्स। मान लीजिए 25% है, पहले 25% है, तो 25% कम हुई तो आपने कह दिया कि ये डिफिशियंसी है। फिर 50% हो गई तो आपने कह दिया इसलिए हमारी सिंकिंग है। फिर उसके बाद आपने कहा कि कोलैप्स 75% कम हो गई, यानी 25% रह गई, तो आप कह सकते हैं कि कोलैप्स हो रही है। इस रूप में हम लोग उसको देखते हैं। पैमाना कोई नहीं है, लेकिन एक अंदाज के रूप में हम लोग उसको कह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब 3 तो हो गई आपकी। तो अब फिर किडनी वो की जो है, की क्या करेगी? वो स्टैग्नेट कर सकती है, यानी रुकावट कर सकती है, रुक सकती है। तो फ्लो होना चाहिए ना, की का हमेशा फ्लो होना चाहिए। अगर फ्लो है तो वो बैलेंस फॉर्म में है, अगर रुकी तो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो उसके रुकावट को हम लोग स्टैग्नेशन के शब्द के बोलते हैं। तो स्टैग्नेशन हो गया। फिर अगर स्टैग्नेट है तो ऊर्जा बह रही है, तो ऊर्जा अपने मार्ग से अलग भी जा सकती है ना। तो अगर 0 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री तक भी है, तो वो कहा जाएगा कंट्रावेक्शन ऑफ की। ऐसे जाना चाहिए उसको मार्ग, और ऐसे हो गई, देखिए यहां से यूं हो गई, तो ये भी आपका स्टैग्नेशन हो गया। फिर यूं हो गई, ये भी स्टैग्नेशन हो गया। यूं हो गई, ये तब भी, यूं हो गई तब भी स्टैग्नेशन है ना। यूं करके यूं हो गई तो भी स्टैग्नेशन है।
यानी 0 डिग्री से लेकर के, ये कंसेप्ट के रूप में बता रहा हूं कि ये 0 डिग्री से लेकर के किसी डिग्री तक आपका मोड़ आवे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रावेक्शन ऑफ की। अब फिर बचा क्या, अब ये लेकिन ये कहा गया कि भाई एक्सेस भी तो कभी हो सकती है किन्हीं दिशाओं में, तो एक्सेस को भी हम लोग मान लेते हैं। क्लियर हो गया, जो 4 5 6 इसमें आ गए वही आ गया। फिर एक कंसेप्ट आया कि लीवर की कभी डिफिशिएंट नहीं होती है। लीवर की कभी डिफिशिएंट नहीं होती है, एक सिद्धांत। दूसरा, किडनी की कभी एक्सेस नहीं होती है। इसी में 2 सिद्धांत आए कि किडनी की कभी एक्सेस नहीं होगी और लीवर की कभी डिफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है। अब अगर ओरिजिनल की बात हो रही है तो वो रहते ही यहां पर है, वो दोनों किडनी के मध्य में रहती है। तो दोनों किडनी के मध्य में उसका जो स्थान है लगभग मोरलेस GB4 के आसपास है, GB4 या GB 5.5 इसके आसपास है। तो यहां पर ओरिजिनल की रहती है, तो इसकी कंट्रोलर कौन है, किडनी। तो हमेशा कभी कोई प्रश्न आए कि सोर्स ऑफ ओरिजिनल की किडनी। नाउ अब हार्ट क्या है, ब्लड इज गवर्न बाय हार्ट। ब्लड का गवर्नर कौन होगा, गवर्नर मीन्स कि उसको गवर्न कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, तो वो हार्ट को माना गया है। ठीक है, क्योंकि हार्ट ही उसको संचालित करता है, इसलिए उस रूप में है। पेरिकार्डियम को हम लोगों ने माना कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम हमारा कवरिंग ऑफ द हार्ट है। फिर अगर ब्लड में ये कहा गया कि ब्लड में अगर गर्मी हो तो उसके क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो रक्त मतलब गर्म हो जाए और गर्मी बढ़ जाए तो आपका सबसे पहले मुंह सूख जाएगा, ब्लड की वजह से। ब्लड की अगर गर्मी आ गई तो ब्लड सूख जाएगा। ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी उसका हो सकता है। अगर ब्लड में गर्मी है तो ब्लीडिंग हो सकती है, और आपको अंदर से, शरीर में अंदर से आपको गर्मी महसूस हो। 3 चीजें हो, मुंह सूख जाए, अंदर से गर्मी महसूस हो, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मतलब कैपिलरीज फट जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है, इसको ब्लीडिंग मानते हैं। किसी रूप में हो तो निकलने लगती है। फ्लेम बनने का जो कफ बनता है, कफ बनने का जो मेन कारण है वो स्प्लीन है। 75% वो उसी की वजह से बनता है, और 15% आपका लंग्स की वजह से और 10% किडनी की वजह से। तो जब भी कभी आपको फ्लेम बनने का मूल कारण होगा तो मूल कारण आपका स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी। जो किनारे हमारे हार्ट में देखिए, पॉइंट मतलब क्वेश्चन वाइज बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिए सारा पढ़ाना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन वाइज बता रहे हैं कि कॉर्नर्स जो हमारे ये आईज के कॉर्नर्स है, ये जो है ये किस ऑर्गन संबंधित है, वो हार्ट के ऑर्गन से। ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि हार्ट ऑर्गन संबंधित है। अगर चेहरे का रंग जो है लगातार काला होता जा रहा है, तो काला रंग चूंकि किडनी के हम लोगों ने माना है, इसलिए उसका कारण किडनी है। अगर हमारा किसी का व्यक्ति का मुंह हमेशा खुला रहता है, तो इसका मतलब कि सांस लेने के लिए जो आपके अंदर आवश्यक ऊर्जा वो कमी है, तो ये डिफिशियंसी आपकी कहलाएगी, डिफिशिएंट है। और अगर आपका स्लाइटली ओपन तब आप सांस लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपको लंग्स की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो डिफिशियंसी अगर हो तो हम लोग क्या करना चाहिए, कोई भी डिफिशियंसी हो किसी तरीके, तो क्या करेंगे, टोन करेंगे, सेडेट टोन करेंगे। हाँ, वाइवा का प्रश्न है ये कि, और अगर एक्सेस है तो हम लोग सेडेट करेंगे। वाइवा में पूछ सकते हैं भाई हम क्या करें, अगर एक्सेस है तो क्या करूं, तो बोलेंगे आप सेडेट करिए, और अगर डिफिशिएंट है तो आप करिए। एक और इसमें आएगा प्रश्न चैप्टर 9 में कि अगर आपके पतले और स्मॉल ईयर हैं, थिन एंड स्मॉल ईयर लोब्स, ये लोब्स है ना, अगर थिन एंड स्मॉल ईयर लोब्स हैं, ये कान वाले ईयर लोब्स, तो ये वीक किडनी को बताता है, वीक किडनी और वीक कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है।
ईयर लोब की बात कर रहे हो, ये प्रश्न है, कभी कभी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मानते हैं लोग। अच्छा, ड्राई स्किन, तो अगर स्किन सूखी है तो ये चाइनीज में माना जाता है कि ब्लड डिफिशियंसी इन लीवर है, लीवर में ब्लड की डिफिशियंसी है, उसकी वजह से। लंग्स की नहीं होगी, जी लंग्स की नहीं होगी, लीवर की होती है। हाँ, लीवर, ड्राई स्किन ब्लड डिफिशियंसी इन लीवर, ब्लड की डिफिशियंसी, ये किताब का वो है जो प्रश्न आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। किडनी तो वो जो आपका स्किन कह रहे हैं, स्किन का कंट्रोलर तो वही है, स्वेटिंग वाले पे है, अगर अधिक स्वेटिंग हो रही है तो वो डिफिशियंट है, लंग्स अपने काम को कर नहीं पा रहा है, ठीक है। अब अगर आपके सूजन हो गई है स्किन और बॉडी में, तो किडनी यांग, ये नॉर्मली जो है जैसे बदन में आपका हो जाता है, तो किडनी यांग की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। और देखिए किडनी यांग का कारण क्या है, किडनी यांग से लेती है कौन, ऊर्जा ले रही है। अब थोड़ा समझा दें इसको, किडनी यांग मैं बताया था ना कि सारे लोग ले रहे हैं, केवल केवल कौन नहीं ले रहा, लीवर नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब किडनी यांग जैसे कमी होगी वैसे ही स्प्लीन यांग कम हो जाएगी, पावर तो वही दे रहा है ना। तो किडनी यांग कमजोर तो स्प्लीन यांग कमजोर, स्प्लीन यांग कमजोर तो पानी रिटेन होगा, और किडनी यांग कमजोर तो पानी रिटेन होगा। दूसरा पानी रिटेशन क्या होगा कि यूरिन जो है, उसके लिए यूरिन के लिए चाहिए किडनी यांग, वो भी ऊर्जा ले रहा है किडनी यांग से, यूबी। तो यूबी जब ले रहा है तो यूबी अपने काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, और उसको ऊर्जा मिल रही है कौन, ट्रिपल वार्मर को भी ऊर्जा किडनी यांग दे रहा है, तो यानी वो भी निकाल नहीं पाएगा यूरिन को, तो पानी रिटेंशन हो जाएगा, ये कारण है। इसलिए कहा जाता है कि मेन कारण स्प्लीन किडनी यांग है, जिसकी वजह से पानी रुकावट होती जा रही है। बर्न्ड स्मेल, वो आप सर इसमें जो पानी की रुकावट से जो किडनी में स्वेलिंग बोलता है वो किडनी का है, लेकिन कई बार जो है स्वेलिंग है और उसमें जैसे हाथ दबाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा खड्डा पड़ जाता है तो वो वाटर रिटेंशन है, बट कई बार जैसे खड्डा नहीं पड़े और सूजन है तो उसमें भी किडनी का ही आएगा। देखिए, ये वो मेन मेन आधारों की बात की जाए, जैसे हार्ट यांग भी हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। आ रही है सर। जी सर, आ रही है सर। हाँ, वो लाइट चली गई एकदम से, तो उसमें उसका कनेक्शन खत्म हो गया, अभी से मोबाइल से चल रहा है, ठीक है। तो मेन जो कारण हमने बताया दर्शन जी, मेन कारण ये किडनी यांग से सारे ले रहे हैं, बस लीवर नहीं ले रहा। तो सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर। की वजह से है, थोड़ा सा कम आएगी, लेकिन आएगी भाई, कुछ आ रही कि नहीं, जरा भी नहीं आ रही। सर हेलो, क्लियर नहीं आवाज आ रही, बहुत कम है। क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट के आ रही है, क्लियर नहीं। अभी 2 मिनट तो थोड़ा सा मिल जाएगा, अभी आ जाएगी, तो उसमें नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पा रहा है।
अभी आप में से किसी ने शायद स्वेलिंग के लिए क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था, एक बार आप रिपीट करेंगे जब तक सर एक बार नेटवर्क का देख रहे हैं। हाँ मिस, कई बार स्वेलिंग जो है जिसमें अगर हम उंगली रखें तो खड्डा हो जाता है, जो बेसिकली वाटर रिटेंशन बताता है, जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और कई बार जी। सूजन है तो उस पे आपने उंगली रखा तो खड्डा नहीं दिखेगा, मींस इट इज। हाँ हाँ, तो तो देखो पेज नंबर 84 में लिखा है कि हमारे को अगर एक्सेस फ्लूइड हुआ है और सूजन, वो 4 तरह से होती है ना? स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण, लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण, या किडनी यांग की डेफिशिएंसी के कारण। स्प्लीन और लंग्स, किडनी तीनों के डेफिशिएंसी। तो अब आपको सिम्टम्स देखना पड़ेगा कि जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या होगा, हमारा पेट में स्वेलिंग रहेगी, है ना, जिसको जलोदर बोलेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। फिर एक आती है हमारी लंग्स की डेफिशिएंसी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके चेहरे हाथ में ही स्वेलिंग आ रही है, जो आप बोले ना खड्डा नहीं जाता, लेकिन आप चेक करना कि उनके हाथ और पैरों में हाथों और चेहरों में अगर स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी हुई। और किडनी यांग में क्या होगा कि पाँव के टखने, यानी जो पाँव में स्वेलिंग आ जाती है सिर्फ पाँव पे रहती है, फेस पे नहीं होती, तो वो किडनी यांग की डेफिशिएंसी है। तो आप जो वाटर रिटेंशन बोल रहे हैं ना, वो जो सर ने फर्स्ट बताया था किडनी यांग डेफिशिएंसी, जिसमें बोलते ना प्रेस करते हैं और होलो हो जाता है। लेकिन अगर कहीं स्वेलिंग में होल करने से, वो बोलते हैं ना दबाने से नहीं आ रहा है, तो ये 3 और डेफिशिएंसी है जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर पेट स्वेल है तो वो तो पेट आप बता ही नहीं रहे हैं कि पेट नहीं होगा, तो फिर लंग्स भी हो सकता है जिसमें सिर्फ हाथों हाथों में और फेस में स्वेल होता है। जैसे मेरे को यही इश्यू होता था, मुझे पहले लगता था कि मुझे वाटर रिटेंशन इश्यू है, लेकिन सिर्फ मेरे हाथों और फेस में ही स्वेल रहता था। अच्छा, थैंक यू। मतलब मैं जितना समझी हूँ ना, वही आपको बता रही थी कि हाँ 3 बराबर। तरह से स्वेल होती है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वहां कौन से पर्टिकुलर जगह पे आपको स्वेल हो रही है, आप नोटिस करना जिनका भी है। हाँ जी, हाँ, लाइक जैसे पाँव में है तो देन इट इज किडनी यांग ओनली मोस्टली। जी जी। ठीक है, थैंक यू। इसको इसको याद कैसे करेंगे? ये सारे ट्रीटमेंट दिए हैं और क्वेश्चन भी इसमें से आ रहे हैं पूरे। नहीं, वो मुझे है ना ट्रीटमेंट तो जैसे हमने सैम 2 पढ़ के अभी हम सैम 3 में आए, तो हमको है ना ये क्या बोलते हैं, सारे प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सिम्टम समझने हैं कि अगर हमारा जैसे वाटर रिटेंशन फ्लूइड बढ़ रहा है तो किस कारण से बढ़ रहा है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिर्फ हाथ और पाँव में ही स्वेलिंग आ रही है तो कौन सी डेफिशिएंसी लग रही है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि लंग्स की है। और वो बोलेगा सिर्फ पाँव में ही स्वेल आ रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा किडनी यांग डेफिशिएंसी के कारण। हम भी बड़ी मुश्किल से याद किए थे, लेकिन इजी करने के लिए बता रही हूँ कि हो जाता है बस। ये बीच बीच में जैसे ये दिए है ना, अब ये चेहरे का रंग पीला, काला, लाल, तो ये सब अलग अलग लक्षण है और अलग अलग इसको याद। फिर आंखों का, तो ये मतलब हाँ, आपने कैसे याद किया है? हमने पुराने साल के बहुत सारे पेपर्स हमने बैठ के ऐसे लर्न किए थे ना, तो हमने ऐसे ही बैठ के याद किए थे, और हर बार एक ही चीज जैसे पकड़ते थे कि लिप्स में अगर कलर चेंजेस हो रहे हैं तो क्या क्या चीज बड़ी होगी। एक ही चीज को आप दिन में 2 या 3 बार जब याद करेंगे, याद बोले तो जस्ट देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जहां भी पर्पल कलर आता है तो आप समझ लेना कि है ना वहां पे ब्लड स्टैटिक्स हो रहा है। मतलब कुछ कुछ कॉमन चीजें, कहीं लाल हो रहा है तो आप समझ लो वहां हीट बढ़ी हुई है। कॉमन चीजें ही बता रही हूँ, है ना। तो आपको पेल हो रहा है, पीला हो रहा है, यानी वहाँ ब्लड प्रॉपर नहीं हो रहा है, या वहां पे डेफिशिएंसी आ रही है, ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको होठ के बारे में बताया 110, तो आप खुद वहां देख पाओगे कि जैसे अगर रेड कलर या ड्राई लिप्स लिखा है तो ऑटोमेटिकली वहां लिखा है कि हीट इंजरिंग इन द ब्लड, ये बॉडी फ्लूइड्स लिखा है। पर्पल लिप्स हो रहे हैं तो स्टैटिक्स ऑफ ब्लड है ना। और बहुत पीले हैं वहां पे तो वहां पे ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ बता रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्लिक होने लग जाएगा। आप बस क्लिक करना, जब एक ही चीज पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा हाँ पर्पल कलर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ ब्लड रुक रहा है ना। ब्लूइश हो जाता है, लील जम जाती है जब हम गिर जाते हैं तो ब्लड क्लॉट्स हो जाता है। तो वही चीज आप थोड़ी थोड़ी याद करोगे ना, जैसे बहुत लिखा है 2 रेड लिप्स हैं तो वहां पे हीट हो रही है, तो ऐसे आपको याद होने लगेंगे। शुभा मैडम, आप परेशान मत होइए, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगी ना तो सारे जी सिम्टम सर। धीरे धीरे आपको याद होंगे। और जो कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये जी कलर कॉम्बिनेशन को याद रखिए। मतलब जो कलर बताए जा रहे हैं तो उसमें वही है,
अगर पर्पल किसका होता है बोलिए, ब्लड का 2 है, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसका पर्पल रेड होता है। यानी अगर पर्पल हो रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्किन में स्टेग्नेशन की स्थिति है, कहीं रुकावट है, पहुंच नहीं पा रही, नहीं तो रेड होता। उसी तरह नाखून पीले नहीं, पीले माने होता आभाहीन, पीले माने जनरल सेलुलोज होता क्या, व्हाइटिश भी होंगे, आभाहीन मतलब उसमें आभा नहीं होगी, तो वो कहा जाएगा वहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। अगर ब्लड पहुंचता तो सर्कुलेशन होता तो आभा होती। उसी तरह कलर, चेहरे कलर खराब हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, तो इसका मतलब किडनी के कलर रंग क्या है, ब्लैक, इसलिए किडनी जिम्मेदार। इस तरह हम लोगों को देखना है, वो कलर इसीलिए दिए गए हैं, उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, स्वेटिंग के लिए जिम्मेदार, अगर बर्न स्मेल, भले शरीर से आपको जली हुई गंध आ रही है, तो आप इसी किताब में पढ़िएगा, वो ट्रीटाइज 1 में पढ़िएगा, आप पेज नंबर 4 में जाइएगा, तो बर्न किसके साथ है, हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हार्ट के साथ जोड़ने का अर्थ क्या है कि हार्ट की कोई माल फंक्शनिंग है, कहीं हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए उसमें बर्न है ना, बर्न स्मेल, बर्न देखिए उसमें, देखिए उसमें एनर्जी, फिर स्प्रिंग एक्टिविटी, और फिर आइज ओरिजिनलिटी, मस्क लाउड, ट्रिपल बार ना, इसमें ऐसा बॉन्ड जो है इसमें मैं हार्ट में ऐसा, हार्ट में, हाँ इसमें मैं मस्क लिखा है उसकी लीवर की, और उसके बाद हार्ट की बर्ड लिखा है, और हार्ट पेरिकार्डियम की बर्ड है, और उसका स्वीट फ्रेग्रेंस आपका लिखा हुआ अर्थ की यानी स्प्लीन की, और फिशी और स्टील। तो यानी अगर मछली की तरह कोई फिशी वाला उतर आ रहा है तो वो लंग्स की माल फंक्शनिंग है। बासी आ रही है तो वो आप समझ लीजिए कि वो वाटर वाले में किडनी की। तो ये जो कलर दिए गए थे इसमें, उन कलर का ये अर्थ है कि आपको, फिर नो स्वेटिंग, अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स का काम जो है रोम छिद्रों खोलना है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, यानी बंद नहीं कर पा रहा है, उसकी एनर्जी कम है, तो स्वेटिंग होगी तो डिफिशिएंट कंडीशन होगी, और नो स्वेटिंग होगी तो इसका मतलब एक्सेस कंडीशन होगी। ठीक है, उल्टा समझिएगा, कभी कभी उल्टा माना जाता है। अच्छा, ग्रेजुअल कोई भी चीज आएगी, ग्रेजुअल अगर कोई ग्रेजुअल बीमारी आ रही तो मतलब यानी डिफिशियंसी कंडीशन है, और अगर आपको जो है सडन आएगा तो एक्सेस कंडीशन है। क्यों, हम लोगों ने क्या कहा था, हमारा एक 2 कंडीशन, एक्यूट और क्रॉनिक आएगा, और जो आएगा तत्काल आंधी की तरह आएगा, तो वो हमेशा वात माने एक्सेस वाला होगा, वो एक्सेस कंडीशन होगी। बाहरी कारक जितने भी इफेक्ट करेंगे पहले, तो वो एक्सेस आपकी कंडीशन बढ़ा देंगे, वो एनर्जी आपको अधिक दे देंगे, बाहरी कारक कोई भी होगा। ठीक है, ऐसे समझ जाए। नमनेस, अगर देखिए नमनेस, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो तो नमनेस नहीं आएगी। अगर नमनेस आ रही है, सुन्नपन कहीं आ रहा है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन कहीं प्रभावित हो रहा है, ये ब्लड डिफिशियंसी की मानी है। ठीक है, एक्यूट पेन, हाइपोकॉन्ड्रियम में, मतलब नीचे जो है पेट, जहां पर आपका समझ लीजिए स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का चौथी है डिसेंडिंग कोलोन के आसपास, अगर आप लेफ्ट में कहीं रट में हो रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियम वही कहलाता है। तो स्टेसिस ऑफ लीवर ब्लड, मतलब कहीं रुकावट है, इसकी वजह से वो दर्द हो रहा है। बिटर टेस्ट, लीवर के बारे में इशारा कर रहा है बिटर टेस्ट। अगर बिटर टेस्ट सवेरे है तो हो सकता है हार्ट की वजह से हो, लेकिन अगर दिन भर है तो आपको लीवर और गॉलब्लैडर पर ध्यान जाना चाहिए। अब फिर सिम्टम आप देखेंगे, जो अभी देखिए कोई बीमारी फाइनल नहीं मानेंगे, यही तो आपका ज्ञान, इसी तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो लिखा होता कि बिटर टेस्ट पूरा हो जाता। उसके साथ साथ आपको जो सिम्टम दिए, अभी सिम्टम सभी दिए हैं आपको इसी ट्रीटाइज वाले में, आपको 19 चैप्टर से आगे चैप्टर पूरे सिम्टम दिए हुए हैं। तो उन सिम्टम में 2-3 सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनको आपको अगर या आपने उनको समझ लिया तो वो मोर और लेस आपकी बीमारी की ओर इशारा कर देंगे। स्वीट टेस्ट माउथ, इसका मतलब स्प्लीन की कहीं प्रॉब्लम है,
स्प्लीन डिफिशिएंट है। साल्टी टेस्ट है तो यानी किडनी की बात है, साल्ट है, इसमें साल्ट है ना, सर, साल्टी वो टेस्ट। तो आप बता रहे हैं कि 2-3 सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से हैं? पेज वो है चैप्टर 19 से लेकर के आगे तक इसी किताब में, टिटाई 7 में, जी टिटाई 7 में 19 जो आपको पढ़ रहा है ना, ये इसका जो अल्टीमेटली हर ऑर्गन का अलग अलग पूरा डिस्क्रिप्शन है। वो जी। वो बाय द वे कोर्स में नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण वो है। जी ठीक है, तो उसको करिए। अब कॉन्स्टिपेशन अगर ओल्ड एज में होगा तो समझ लो डिफिशियंसी कंडीशन है, क्योंकि एनर्जी कम हो जा रही है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, और अगर कॉन्स्टिपेशन में स्टमक पेन भी है तो डिफिशियंसी ऑफ यांग होगी। फिर हम लोग वो भूलेंगे नहीं, हम लोग को याद है कि नहीं वो वाला जिसमें हम लोग कहते थे कि फुल हीट कंडीशन, और बोलिए कोई है याद, किसी को याद है? फुल हीट, हाँ हाँ, एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी हीट कंडीशन। तो वैसे कहते हैं खाली पी ली तुम हमको हड़का रहे हो, बोलते नहीं? जी सर। तो वो एम्प्टी हीट यानी हीट नहीं है लेकिन एम्प्टी है। क्यों है? हमारे यहाँ इन और यांग दो कंसेप्ट हैं, तो दो ये कंसेप्ट यहाँ पर मान लीजिए बराबर की धरातल पर है। ये राइट वाला हमारा यांग है, वो इन है, राइट वाला मेरा इन होता है ना, राइट वाला मेरा इन है, आप कभी उल्टा समझिए, ये मेरा इन है और ये मेरा यांग है। तो हमने उसे सोचा कि जो बराबर है तो इन यांग हमारे बैलेंस फॉर्म में है। अब देखिए मेरा जो है इन ये हो गया, देखिए इन राइट मेरा इन है, इन नीचे आ गया, तो इन कोल्डनेस को बता रहा है। तो इनका कोल्डनेस माने मेरे शरीर की कोल्डनेस घट गई, तो क्या मुझे लगेगा? बोलिए, गलती किसकी है? तो गर्मी बढ़ जाएगी सर। इसकी गर्मी की गलती नहीं हो तो बेचारा अपनी जगह पर है। ठंडक की गलती है, ठंडक कम हो गया तो आपको क्या लगेगा? आपको गर्मी लगने लगेगी, नहीं लगेगी? बोलिए, ये ऊपर है तो गर्म लगेगा शरीर, तो शरीर में गर्मी के संकेत देने लगेगा, जबकि वास्तव में गर्मी नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए यशवती मैडम, शोभा मैडम। हाँ जी मैम, हाँ जी ठीक है। बोले समझ में आया कि नहीं? ये इसी को जी, समझना, ये समझ गया तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, आगे बहुत आएगा इसमें। मतलब सर इसको एम्प्टी हीट बोलेंगे क्योंकि हीट तो नहीं है, एम्प्टी हो गई। क्यों? इन कम हो गई यानी ठंडक कम हो गई, इसलिए एम्प्टी। ठीक है, और अगर बाय द वे ये यांग कम हो गया तो एम्प्टी कोल्ड हो जाएगा, कोल्डनेस बढ़ जाए, कोल्डनेस आपको लगेगा कि ठंडा है जबकि वास्तव में ठंडा नहीं है। अब दूसरी कंडीशन लीजिए, यहां पर दोनों थे और अपनी सीमा को क्रॉस करके यांग ऊपर चला गया, तो ये यांग है लेफ्ट वाला, यांग ऊपर चला गया। अब जो है वास्तव में क्या है, इसको कहेंगे फुल हीट कंडीशन, क्योंकि इसमें इन तो अपनी जगह पर है लेकिन यांग ही ऊपर बढ़ गया, यानी गर्मी खूब बढ़ गई। आप धूप में निकल गए, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर निकल गए, आपके शरीर के तरह सूख गए तो आपको गर्मी लगेगी, इसको कहेंगे फुल हीट कंडीशन। उसी तरह दोनों यहाँ पर हैं, अपनी सीमा पर है, यांग भी। इन क्या किया? इन यू चला गया, ऊपर चला गया, तो इसको फुल कोल्ड कंडीशन कहेंगे। आप पर्वत में चले गए, बर्फ में चले गए, चारों तरफ इग्लू होता है ना, इग्लू होता है ना वहां बर्फ में, साइबेरिया में, तो इग्लू में आप रह रहे हैं और आप आदी हैं, इतने उस टेम्परेचर के आदी नहीं है, तो आपको ठंडक लग जाएगी, बुरी तरह ठंडक, इसको कहेंगे फुल कोल्ड कंडीशन। तो ये एम्प्टी कोल्ड कंडीशन। तो एम्प्टी हीट कंडीशन में क्या कम होता है? बोलिए, अभी बताया था एम्प्टी हीट कंडीशन में क्या कम होता है? इन कम होता है, कम हो रहा है। कम होता है। इनको बढ़ाना है, इनको बढ़ा देंगे, इनको टोन कर देंगे, तो जब इनको टोन कर देंगे तो अपने आप बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है, फुल हीट कंडीशन है,
तो यांग को घटाना है कि आओ आप बहुत ऊपर चले गए हो, आप अंतर समझ लीजिए, बस इतना अंतर है। एम्प्टी हीट कंडीशन में इन को बढ़ाना है और फुल हीट कंडीशन में यांग को घटाना है। क्लियर? आगे और बढ़िएगा, इसको सुनिएगा, बस यही मूल है एम्प्टी हीट और एम्प्टी कोल्ड में। एम्प्टी कोल्ड, एम्प्टी हीट, फुल हीट कंडीशन में अंतर जो आ रहा है यही है। एम्प्टी हीट कंडीशन में आपको इन को बढ़ाना है और फुल हीट कंडीशन में आपको यांग को घटाना है। प्रॉपर डायग्नोज होगा सर तभी। हाँ हो जाएगा चिंता। ये देखिए, ये सेंटेंस है, कंसेप्ट है, ये समझते रहेंगे तो अपने आप ही सिम्टम कहीं लिखे वो आप पढ़ेंगे, हो जाएगा। जी। नींद में पेशाब निकलना किसका कारण होगा? कौन जिम्मेदार होगा? यूवी को होना चाहिए। किडनी। देखिए ये वही बात है, किडनी जो है, किडनी से ही ऊर्जा सब ले रहे हैं, यूवी भी किडनी से ऊर्जा ले रहा है। तो अगर नींद में आपको पेशाब निकल जा रहा है, इसका मतलब कि किडनी आपकी डिफिशिएंट कंडीशन में है। वही देखिए एक्सेस का, देखिए और नोट कर लीजिए, यूरिन यूबी एक्सेस होगा, यूबी में कोई एक्सेस अपन हो जाएगा तो चूंकि किडनी कभी एक्सेस नहीं होती, ये कहते हैं ना लोग किडनी नेवर एक्सेस, तो किडनी कभी एक्सेस नहीं होगी। तो यूबी में एक्सेस, अगर एक्सेस कंडीशन कभी है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह में एक्सेस कंडीशन हो जाती है ना, तो उन दशाओं में यूबी का ट्रीटमेंट करेंगे, यूबी घटाएंगे। लेकिन अगर यूबी में कहीं कमी की वजह से होगा, डिफिशियंसी कहीं होगी, तो किडनी को टोन करेंगे, वहां यूबी को नहीं, किडनी को टोन करने से काम बन जाएगा, क्योंकि तो ऊर्जा दे रही है किडनी। तो अगर यूबी में कमी के कारण कोई रोग दिखाई पड़ रहा है आपको, सूत्रवाक्य में लिख लो, ये वाले इसी किताब में से लिखा हुआ है कि अगर यूबी में कोई एक्सेस कंडीशन है तो आपको किडनी एक्सेस होती नहीं, तो किडनी को घटाना नहीं है, सिडेट नहीं करना है, लेकिन यूबी को सिडेट करना है। लेकिन यदि यूबी में कमी है तो वो कमी ऊर्जा देना काम है किडनी का, तो किडनी को ट्रीट करिए। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब हाँ, फिर हम लोगों ने नींद में पेशाब हो गया, यूरिनेशन के पहले अगर देखे, यूरिनेशन के पहले अगर दर्द हो रहा है आपको यूरिन करते समय, तो यानी स्टेग्नेशन ऑफ की है, की रुकी हुई कहीं, या ये मतलब कहाँ लोअर बार्बर, लोअर ये नीचे वाला लोअर बार्बर कहलाता है ना, तो डिफिशियंसी, स्टेग्नेशन ऑफ की इन लोअर बार्बर, यहाँ कोई लोअर बार्बर में रुकावट की वजह से, ऊर्जा की रुकावट की वजह से दर्द हो रहा है। और या फिर अब वो कंडीशन आएगी कि यूरिनेशन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन भी आप, तो यूटीआई वगैरह में हो जाता है तो ये दर्द होता है ना। अब अगर मेंसेस समय पूर्व आते हैं तो हीट इन ब्लड है, और या डिफिशियंसी ऑफ की है, या तो डिफिशिएंट की, और अगर विलंब से आ रहे हैं तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होगा, या स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड होगा, ब्लड की वजह से होगा, और या स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड होगा। और सर अभी अगर इसमें ऑब्जेक्टिव में आया तो इसमें तो 3 दिए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? तो उसमें तो एक ही लिखा रहेगा मैडम। अच्छा, और जैसे पूछेंगे तो एक बोल सकते हैं ना? हाँ, अरे बिल्कुल बोल दीजिए, ठीक है सर, थैंक यू सर। बोल दीजिए कभी, और कभी देर से कभी जल्दी, तो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, यहाँ लीवर का जिम्मेदारी हो गई, कभी देर कभी जो, तो लीवर की जिम्मेदार हो गया। तो लीवर की में स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड हो सकता है, लीवर की हो सकती है, या फिर स्प्लीन कहीं डिफिशिएंट हो, स्प्लीन भी करती है ना रक्त का वो, इसलिए। और पेनफुल, पहले
पहले अगर पेनफुल हो तो स्टेग्नेशन ऑफ की है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है, और दौरान हो तो हीट इन ब्लड है, ब्लड और स्टेग्नेशन ऑफ फ्लूइड है, और अगर बाद में हो तो यानी ब्लड डिफिशिएंट हो चुका है, इसमें ब्लड निकल गया, ब्लड डिफिशिएंट है। तो ये हम लोगों के बहुत से, देखिए क्वेश्चन बहुत है, लेकिन एक दृष्टिकोण हम लोगों को समझना है, और कभी परेशान मत होइएगा। कुछ प्रश्न देखिए, इसमें 50 प्रश्न आएंगे तो 30 तो आपको आ ही चुके होंगे, 30 का होंगे बेसिक से होंगे इस किताब से, बहुत से 20-25 प्रश्न इसी से होंगे। ये जो आपका नहीं चैप्टर है टिटाइज 1 का, इसी से होगा, और टिटाइज 1 के होंगे, इसी जो साइकिल होगा, साइकिल के होगा, ये उसको कंट्रोल करता है, ये उसका वो होगा, इन पे हो जाएगा। तो ये 20-25 प्रश्न तो इसी से हो जाएंगे, बचेंगे 20-25 प्रश्न तो शुरुआत के जो आपने बताया नहीं कि कौन करेगा, तो ऊर्जा कौन करता है, उसका कौन ऊर्जा देता है, ये सब आपको तमाम तरह के वो मिलेंगे। फिर एक किताब, छोटी सी किताब, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वाला 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। ये जो कोर्स में है ना, जी सर। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। क्रोध में, माने क्रोध की बात करें तो क्रोध में क्या करेंगे बोलिए, सिंगल पॉइंट में। क्रोध किसके जैसे आता है बोलिए, लीवर। बस लीवर का अग्नि पॉइंट, लीवर में अग्नि बढ़ी ना, तो लीवर का अग्नि पॉइंट कौन सा है, लीवर 2। लीवर 2 सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सर ये तो हो जाएगा, लेकिन सर वाइवा में दिक्कत आएगी, वाइवा में जी, वाइवा के क्वेश्चंस। तो वाइवा क्वेश्चन भी तो शुरू में आ गए, वाइवा क्वेश्चन शामिल है इसमें, वाइवा में इसी तरह पूछा जाएगा। सर सब घूम के वाइवा पे ही आ रहे हैं सब। हाँ, ये सब वाइवा के ही प्रश्न है, ऐसा मत सोचिए, वाइवा में भी है दोनों में, और अगर से आपको चाहिए होगा तो हम डाल देंगे, अगर चाहिए हो, लेकिन है प्रश्न इसी तरह के आते हैं, वाइवा में प्रश्न इसी तरह के आएंगे। सिंगल पॉइंट माने किसी ने पूछा कि लीवर में, तो आपको तुरंत लीवर में, तो लीवर बोलना है, तो लीवर हो गया। अब कोई कहे कि भाई अच्छा फूड की कौन बनाता है, तो तुरंत आप कहेंगे कि कौन बनाता है, स्प्लीन। स्प्लीन क्लीन बनाता है सर। फिर फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, फ्लूइड का, तरल का किडनी। किडनी करती है। और लाइफ एसेंस कहाँ स्टोर होता है, सर आवाज क्लियर नहीं है, आपने क्या बोला है? G4 के पास। क्या चीज, G4 के पास। सर समझ में नहीं आया क्या बोला है। फ्लूइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाई, इसके द्वारा होता है फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन, किडनी। लाइफ एसेंस कहाँ रहता है बोलिए, G4 के पास। किडनी में। जीवन में पहले माता पिता से, ईश्वर से और पूर्व जन्म से जो मिलता है वो किडनी में मिलता है, वही एसेंस है, ठीक है। गैदरिंग की कौन बनाता है, लंग्स बनाता है, ठीक है। अगर आपका चेहरा लाल भभूगा हो जाए तो क्या माना जाए, ब्लड हीट। हीट होने से, हीट है करता है ना। तो सर ब्लड हीट बोल सकते हैं कि नहीं? अब हीट कर, आप कैसे बोल दीजिए कि हीट कंडीशन था, एक सामान्य बोलिए ताकि क्यों बेकार फंसे, आप भी अपने को सुरक्षित रखिए। हीट कंडीशन तो है, आगे जब आगे हीट किसी, तब दूसरी बात है। फूड को ट्रांसफॉर्म करता है, फूड की में कौन, पहला हमारा फूड को, भोजन को कौन फूड की में ट्रांसफॉर्म करता है, स्प्लीन करता है ना सर? यस, स्प्लीन करता है, यस। हाँ। देखिए एक और भी है कि नाक में जो रेड टिप है, वो अगर टिप है रेड हो जाए तो वो लंग्स की एक्सेस कंडीशन बता रहा है, ये नोट कर लीजिए। सर सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? नाक में लालिमा हो यहाँ पर,
तो वो लंग्स के हाँ लंग्स की कंडीशन बता रहा हूँ। ब्लैकिश फेस किडनी, किडनी अगर नाक सूख जाए तो क्या होगा? कौन कंडीशन है, हीट की कि कोल्ड की है? हीट हीट की ठीक। उसी तरह पर्पल ऑफ ब्लू लिप्स, नीले पड़े हों, पर्पल पर्पल याद करिए। स्टेट ब्लड स्टेटस हाँ ब्लड स्टेट, स्टेट हाँ क्योंकि पर्पल ब्लड का, पर्पल जो है ब्लड का कलर है, नीले वाले उसका। उसी तरह जैसे पैरों में वेरिकोज वेन्स हुआ तो देखिए वो नीला ही तो पड़ता है। और की को हमने बताया कि की को ऊपर से नीचे कौन ले जा रहा है? किडनी किडनी तो नीचे है, लंग खुद ही नीचे है। लंग्स देखिए ऊपर लंग्स है, किडनी तो नीचे है, लंग्स ले हाँ। जाते हैं। नीचे तो एक ही ले जाएगा, लंग्स, ओके सर। है ना। तो ऐसे है। अगर अच्छा आप गम्स मसूड़े अगर सूज जाए तो किसका कारण होगा? बोलिए क्या होगा? मसूड़े, मसूड़े कहाँ पर, मसूड़े किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्गन में बताइएगा, ऐसे जुड़िए। ऑर्गन कौन है? मसूड़ों का ऑर्गन कौन है? लंग स्टमक, स्टमक, स्टमक स्टमक है। वही यहाँ से भोजन शुरू किया, बस स्टमक शुरू हो गया। एसोफेगस भी स्टमक है, ये सारे स्टमक ही है, अप टू स्टमक। ये मालूम है कि नहीं? यहाँ मुंह से लेकर के स्टमक तक स्टमक है, इलाज यही स्टमक में करना है। तो अब मसूड़े कहाँ? मसूड़े में अगर स्वेलिंग आ गई तो स्वेलिंग माने कोई एक वो कंडीशन होगी ना, एक्सेस कंडीशन कोई होगी, तो एक्सेस कंडीशन होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? स्टमक जिम्मेदार होगा। स्टमक गर्मी बढ़ जाएगी, मसूड़े ढीले पड़ सकते हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, दांत पीले हो सकते हैं, ये भी सब हीट की वजह से है। सर ये फिर स्टमक जो सर टंग और टीथ दोनों इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी स्टमक की वजह से ही होगी? मैंने नॉर्मल टीथ, गम्स में टीथ, टंग को अलग से माना गया। टंग इंडिकेटिव है, टंग में बहुत से सूचना टंग भी देती है, टंग के भी अलग से भाग किए गए हैं कि टंग में आगे का हार्ट है, उसमें पेरिकार्डियम है, फिर लंग्स है, इस तरह करके दिया हुआ। पीछे आपकी किडनी है, ऊपर दाहिने तरफ लोअर एलाई है, और चारों तरफ से स्प्लीन घेरे हुए है, स्टमक बीच में है। तो ये सब वहां भी है, एलाई वो लीवर और गॉलब्लैडर है, लेफ्ट में लीवर है, राइट में गॉलब्लैडर, ये सब बनाया हुआ है, वो अलग उसका कंसेप्ट है। लेकिन नॉर्मली आपको जो स्टमक हीट की वजह से बहुत से परिवर्तन होते हैं। सर वो टंग में मिडल ऑफ में क्रैक होता है तो वो किसके सिम्टम्स होते हैं? वो देखिए स्टमक से लेकर हार्ट तक के सिम्टम है। वो एक क्वेश्चन आया है कि उसमें बीच में मिडल क्रैक है, अगर क्रैक है बीच में तो स्टमक की हीट होगी, और अगर वो टिप तक आई है तो हार्ट। ओके थैंक यू सर। और अगर टीथ मार्क है, टीथ मार्क है तो स्प्लीन, टीथ मार्क है तो स्प्लीन। ठीक क्लियर? चलिए, तो हम लोग जो है अभी काफी समय हो गया, तो हम लोग खेमका सर को याद करें और उनकी ऊर्जा वो बिल्कुल ध्यान रखें। और आप बिल्कुल ये भी मान सकते हैं कि आप, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि अपने इष्ट देवता को आप आवाहन करें, आप खेमका सर को भी आवाहन कर सकते हैं। ठीक है? उस रूप में वो आपके पूज्य हैं, गुरु हैं किसी रूप में, तो आप उनका भी आवाहन करेंगे। तो हम लोग को विश्वास है कि आयुर्वेद के हिसाब से विश्वास है, आयुर्वेद के हिसाब से विश्वास है कि यदि कोई आप आस्था से कहीं मन से किसी को याद करते हैं और उनकी शक्तियों को बुलाते हैं तो पराभौतिक रूप से वो शक्तियां आपके पास आती हैं और आपको संकेत देती हैं, आपको मार्गदर्शन देती हैं। तो हम लोग इन्हीं शब्दों में खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उनके सिद्धांतों के अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम फिर आते हैं।